जी बच्चों, पार्ट 5 स्टार्ट कर दिया हमने और हम थे, कहाँ थे ये, हम कहाँ आ गए? लो जी, कैश फ्लो के अंदर सफ़ा नंबर 713 ओपन कर लीजिए। अभी असर तक तकरीबन हमारे पास, असर भी सवा 5 है ना? ओ नो, तो 2-2.5 घंटे बनते हैं, 5-10 मिनट की तो ब्रेक भी आपको देनी पड़ेगी। 2 घंटे, सवा 2 घंटे कर लो। उसके अंदर हम EPS ख़त्म कर गए ना, तो बस फिर रेशो भी हो ही जाएगा। असर के बाद ये फिर हैवी काम है। असर से मगरिब ना हुआ तो मैंने मगरिब से इशा फिर आपको पढ़ाना है, ठीक है ना? ये मैंने आराम से करनी है कुछ चीज़ें, इसके अंदर मैंने 2 कुछ सवाल करने हैं और बाकी कुछ चीज़ें करवानी है, ठीक है? छोटे छोटे सवाल और मोटे मोटे सवाल, ठीक है? चलो जी शुरू करो, आ जाओ। हम तो आ गए हैं, आप आ जाएं। ये चेक करो, मैंने सारी चेकिंग कर ली है। मुझे IS 23, 40 और 20 में से कुछ नहीं मिला। शुरू का ज़माना था, एक ग्लव्स पढ़ लिया करते थे, खुला टाइम था। ये तो एंड पे आके मसले मसाइल हुए हैं ना। जो चीज़ें छोड़ी हुई थी एंड वालों में से ही छोड़ी हुई थी हमने। हाँ जी, कौन सा पेज है? हालांकि कोई मुश्किल काम नहीं है, और हालांकि मुझे बच्चों ने क्लास में नहीं पूछा बल्कि इंडिविजुअली पूछा, लेकिन चूंकि पूछ लिया था इसलिए फिर मेरे दिल में आई कि बता भी दिया जाए सबको। ये एक पॉइंट सिर्फ इसके अंदर, और इसके अलावा अगर कुछ होगा तो आप मुझे कहेंगे, मैं वो भी समझा दूंगा, ठीक है? मैं पढ़ लूंगा बहरहाल। अच्छा जी, इधर देखो, पॉइंट 3 पेज 714 के ऊपर, इंश्योरेंस क्लेम वॉज रिलेटेड टू अ प्लांट एंड मशीनरी डिस्ट्रॉयड, प्लांट हैड कॉस्ट एंड बुक वैल्यू ऑफ 63 एंड 42। एसेट अकाउंट तो बुक वैल्यू पे नहीं बना हुआ, नहीं अलग अलग हैं। चलो ठीक है, हम भी अलग अलग एंट्री पास करते हैं। इधर देखो जी, एंट्री पास होने लगी है। एंट्री पास करते हैं जी। एसेट इकट्ठे गिवन है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा होता है। एसेट, फिक्स्ड कॉस्ट, सीए में दिमाग से निकले नहीं, हाल कल मुक्या ना। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट कितनी है जी, क्रेडिट करें। फिक्स्ड एसेट की कॉस्ट 63 और बुक वैल्यू, तो इसका मतलब अकोमोडेशन कितनी है? मुझे पता है मैं कुछ कर रहा हूँ फजूल काम, लेकिन करने दो मुझे। लेट मी डू जी। 63 माइनस 42 है ना, ऐसे दसो पहले 20। अच्छा, अब इंश्योरेंस क्लेम मिला है इसके अगेंस्ट, ठीक है, और वो कितना है 31। पता नहीं क्यों मैं तेजी से ऐसे कर रहा हूँ, मैं कुछ सोचने नहीं दे रहा आपको फिलहाल। असल में इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल बैलेंसिंग नहीं सॉरी 31 है। अब बताओ PNL में क्या लॉस जा रहा है? 11। और ब्रेकिंग न्यूज ये है कि अप्रैल 2020 में ये डिस्ट्रॉय हुआ था, और हम उसके बाद 30 जून 20 भी गुजार चुके, और हम 30 जून 21 वाले साल में खड़े हैं, और ये वाली एंट्री हमने नहीं करनी थी। असल में इसलिए स्पीड मारी हुई थी। ये एंट्री हमने, ये हमारे साल की एंट्री नहीं है, ये तो अप्रैल 2020 की एंट्री है जो कि प्रीवियस ईयर है। इसका मतलब ये हुआ कि पिछले साल में एसेट क्रेडिट हो गया, पिछले साल में कैश डेबिट हो गया, पिछले साल में PNL भी डेबिट हो गया। रिवर्स रिवूर्स ना करने लग जाना नॉन कैश कहकर। प्रॉफिट एंड लॉस पिछले साल के में ये लॉस आया होगा, रिवर्स भी हुआ होगा। हमें मसला था तो सिर्फ इस फिगर के साथ। असल में उसने सिर्फ ये बात बताई थी कि जो इंश्योरेंस क्लेम नजर आ रहा है बैलेंस शीट में, नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। ये 30 जून 20 पर क्लोजिंग पड़ा था, यानी कि हमारे 1 जुलाई 21 पर ओपनिंग है कि नहीं है? वो है कि नहीं है? इंश्योरेंस शोरा कहने लगा था आपको, लेकिन मैंने कहा छोड़ो, आखिरी दिन है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल 1 जुलाई 20 ब्रॉड डाउन 30, क्योंकि ये 30 जून 20 पर आया, 30 जून 20 वाले साल का था। ये बात मानते हो? 30 सॉरी, लाइबिलिटी नहीं, सॉरी, 1 जुलाई 20 ब्रॉड डाउन कि ना 30, और अब रोप डालता हूँ ना आगे। मैं आपको चेक कर रहा था, कैरी डाउन चवल मार के हैं, मैं तो चेक कर रहा था। अच्छा जी, कोई नहीं, इंसान गलती हो जाती, माफ़ी चाहता हूँ। अब इस साल में इस अकाउंट में और कुछ भी नहीं हुआ,
ये प्रीवियस ईयर की एंट्री थी जिसको मैंने कहा हमने अपने साल में पास नहीं करना, बस इसके बारे में वो बता रहा था कि इंश्योरेंस क्लेम वाज रिलेटेड टू प्लांट मशीनरी जो कि डिस्ट्रॉय हुआ था अप्रैल में, जिसकी ये सारी कहानी थी। इस सारी कहानी को इग्नोर करना था, इस सारी कहानी को, इस सारी एडजस्टमेंट को इग्नोर करना था। इस सारी एडजस्टमेंट को इग्नोर कर सकते थे हम पढ़े बगैर। हमने सिर्फ देखना था क्या इंश्योरेंस क्लेम रिसीवेबल आ रहा था, नहीं रहा तो मतलब 30 इस तरफ बैलेंसिंग आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये रिसीवेबल क्रेडिट हुआ है, उसके अगेंस्ट कैश डेबिट हो गया। यानी ये वही कैश है जो एसेट को बेचने पर आता था। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर उसको कैश इनफ्लो शो करते थे, और वो पिछले साल शो नहीं किया होगा क्योंकि पिछले साल ये क्या था, रिसीवेबल। जैसे कुछ सवालों में हमने देखा भी था, कुछ पैसे एसेट बेच कर रिसीवेबल होते थे तो हम कहते थे कि ये कैश फ्लो में नहीं है, उसका रिसीवेबल का लेजर बना के अलग कर लेते थे। अगर उन सवालों में अगला साल करते तो वो रिसीवेबल रिसीव होता और कैश में आ जाता। तो आपकी कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में सिर्फ ये 30 नजर आना था बस, और इस पूरी एडजस्टमेंट का कोई ताल्लुक वास्ता नहीं था। अच्छा, अब बातों बातों में ना मुझे एक और चीज़ भी नज़र आ गई है, वैसे मेरे जहन में ये नहीं था। अब देखो ना, प्लान में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ ऊपर आ जाती हैं, इसका क्या करें, इसका क्या करें, ऊपर वाले को छोड़ें, इसका क्या करें। शेयर डिस्काउंट के बारे में क्या कहा था, अगर शेयर प्रीमियम पड़ा हो तो उसको डेबिट कर दो, रिटेन अर्निंग को ही कर दो, तो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है। सोल्यूशन में हो सकता है उन्होंने इसको इधर से नेट किया हो, सोल्यूशन में हो सकता है वो अलग से ही बना हो, तो अलग से भी बनाओगे तब भी काम चल जाएगा। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि शेयर कैपिटल में आप इसको ले आओ। फिगर हम कौन सा लेजर्स बना रहे हैं, हम कौन सा बैलेंस शीट बना रहे हैं कि सही, हमें तो कैश की फिगर चाहिए। अब कैश की फिगर है, एक शेयर 10 रुपये वाला हमने 8 रुपये का इशू किया तो कैश 8 रुपये आया। शेयर कैपिटल में 10 रुपये जाने हैं और बाकी क्या है जी, शेयर डिस्काउंट, यही तो डेबिट पड़ा हुआ है इधर। अब मुझे कैश फ्लो चाहिए, तो अगर मैं शेयर कैपिटल में पूरा 10 लिखूं तो गड़बड़ हो जाएगी ना। तो इसलिए मैं ये कहूँगा, एक काम कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ जी मेरे पास 0 का शेयर कैपिटल था, क्लोजिंग में 10 हो गया, तो ये तो गलत हो जाएगा। अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो कैश बैलेंसिंग कितना निकलेगा, और बोलो कैश बैलेंसिंग कितना निकलेगा, 10 निकलेगा ना। अगर मैं इग्नोर कर दूं शेयर डिस्काउंट जो नज़र आ रहा है बैलेंस शीट में, ओपनिंग शेयर मैंने अज्यूम किया कि मेरा कोई शेयर नहीं था और एक ही शेयर इशू किया है, ये मेरी एग्जांपल है ना, सवाल को छोड़ो, मेरी एग्जांपल की बात करो। ये अभी नज़र आया, वैसे मेरे जहन में नहीं था असल में, वरना मैं ये भी लिख लाता। खैर, बिजनेस शुरू किया, एक ही शेयर इशू किया, वो मैंने डिस्काउंट पे किया, तो डिस्काउंट तो 2 रुपये का करने के बाद यहाँ कैश तो कितना आना चाहिए था, 8 रुपये। क्या ख्याल है? अब शेयर कैपिटल का अकाउंट तो कहता है 10 ही होने चाहिए इसमें, इधर तो आप इससे कम ज़्यादा कर नहीं सकते। लेकिन ये तो है कॉन्सेप्ट बैलेंस शीट बनाने के लिए, और शेयर कैपिटल का कैश फ्लो के लिए तो मैंने काम चलाना होता है। कैश फ्लो में अगर आप डेटर के लेजर में कैश सेल्स डाल सकते हैं, क्रेडिटर के लेजर में कैश परचेज डाल सकते हैं, तो आप यहाँ पे भी डिस्काउंट को नेट कर सकते हैं। मतलब डिस्काउंट का ब्रॉड डाउन भी अगर मैं इधर शो कर दूं, ब्रैड डाउन डेबिट है ना, ब्रैड डाउन इधर आ गया, तो ये कितना बनेगा, ये 8 बनेगा, तो इसका मतलब मेरा काम चल जाएगा। अब ये काम चलाना था हमने क्योंकि कैश फ्लो है, वरना कॉन्सेप्ट आपको दिया हुआ है इश्यूएंस ऑफ शेयर्स के अंदर, और ये बिल्कुल उसी हिसाब से है। मैंने ऐसी बैलेंस शीट मैं दिखाता हूं आपको, अगर आपको हो तो याद है कुछ, नहीं याद नहीं होना है क्या, 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ओ माय गॉड, सॉरी, इसको ऐसे कर लें, और ब्रॉड डाउन में कुछ लेना पड़ेगा, एक शेयर, सॉरी मैं वो तो ब्रॉड डाउन है, तो हमने एंट्री कर दी ना, उसको निकाल के इधर ले आया। ठहर जाओ, इधर देखो, सॉरी एकदम से आमद हुई है ना। इधर देखो, मैं कहता हूँ जी मेरे पास एक शेयर पड़ा था और मैंने एक शेयर और इशू किया है, ठीक है ना, यूं बनाते हैं। अब बैलेंसिंग फिगर क्या आ रही है जी, वैसे सोल्यूशन में क्या हुआ है, कैरी डाउन में पड़ा है ना, अच्छा हाँ जी, कितना आ रहा है, 10। अब मैं कहता हूं कि जी ये 10 जो है ना, ये 10 इधर, और ये शेयर डिस्काउंट का लेजर इधर से यूं बना हुआ है, शेयर डिस्काउंट, और ब्रॉड डाउन में कुछ भी नहीं था, और हमने इस साल जो डिस्काउंट दिया है, ये 2 रुपये डिस्काउंट इधर डेबिट हुआ है, और ये इधर असल में डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं ना आ रहा, ब्रेक से होके आया हूँ, ठीक है। तो ये हमने जो है वो शेयर्स इशू किए, तो ये डिस्काउंट आ रहा है। अब ये क्रेडिट बैलेंस है और ये डेबिट बैलेंस है, क्लोजिंग में मसला है, मैंने ओपनिंग में मसला डाला था, ठीक है ना। अब आप अगर इसको नेट कर दें, इसके साथ क्या करें, कैरी डाउन है अलग अलग,
कॉन्सेप्ट यही है, एंट्री यही है जो आपको सिखाई थी। शेयर कैपिटल में 10 ही क्रेडिट होना चाहिए, शेयर डिस्काउंट अलग से, और फेस पे भी नजर आना चाहिए, और नजर भी आ रहा है, लेकिन कैश फ्लो की फिगर गलत हो जाएगी। अब या तो ऑप्शन 1 ये है कि आप यहां से 10 का बैलेंस निकालें और यहां से आप 2 का बैलेंस निकालें, इसको नेट कर लें तो 8 बन जाएगा। ये ऑप्शन आपके पास है, वो अपने सवाल पे अप्लाई करें तो कैसे बनेगा? जगह नहीं बची, ठहर जाओ। कोई और शेयर्स भी तो इशू हो रहे होंगे, हुए हैं या नहीं हुए हैं? बस यही है। मिसाल के तौर पे इसकी बात अगर हम करें तो शेयर कैपिटल ओपनिंग 500, क्लोजिंग 700, ये ऐसे पड़ा है, और शेयर डिस्काउंट ऐसे पड़ा हुआ है। ब्रॉड डाउन कोई नहीं था, और कैरी डाउन कितना है जी? 40। अब या तो इन दोनों में से ऐसे यहां से आप एक ऑपोजिट कैश की फिगर निकालें, यानी यूं समझ लें कि कैश आया 10 और फिर हमने 2 उसको पल्ले से दिया। हालांकि ऐसे ऐसे बात है नहीं, हमने 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया ना, तो यूं कर सकते हैं आप अलग अलग, लेकिन आसानी क्या है? आसानी क्या है? आप इसको अलग से ना बनाएं, ये लेजर आप अलग से ना बनाएं, बल्कि आप इस क्लोजिंग को कहाँ ले जाएं? यहाँ पे हमें क्या चाहिए? 8। यहाँ पे क्या चाहिए? ये कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस कहते हैं, लिखा डेबिट साइड पे है। क्लोजिंग की बात करूं, कौन सा बैलेंस होता है? और ये कौन सा बैलेंस होता है? अब इसको अगर हमने कंबाइन करना है, तो जैसे मैं आपको कैप लोन और उसकी करंट मैच्योरिटी को इकट्ठा करवाता था, वो तो दोनों क्रेडिट नेचर के, ओपनिंग में ऐड, क्लोजिंग में ऐड हो जाता था। क्या ख्याल है? लेकिन ये क्रेडिट और डेबिट अगर इनको कंबाइन करना है, तो आपको इस ओपनिंग तो 0 है ना, इसमें तो उधर जाकर कुछ नहीं होना, 10 माइनस 0 0, ठीक है। लेकिन इसको आप उधर ले जाओ तो इसको कर सकते हो ऐसे, 20 माइनस 2, ये कितना हो गया? और अब जब ये 18 किया आपने, तो यहाँ पर आपका बैलेंसिंग फिगर कितना आ जाएगा? अब ये क्या है? ये वही कैश है जो आप चाहते हैं। तो कैश फ्लो के टॉपिक के लिए आप ये काम भी कर सकते थे, चाहें तो ये करें, चाहें तो ये कर लें। क्या पसंद करेंगे? यहाँ पे 10 निकाल के, यहाँ पे 2 निकाल के नेट करेंगे तब भी 8 आएगा। इससे बेहतर मेरे हिसाब से कैश फ्लो के लिए आप ये काम कर लें। ये मैंने एक शेयर के लिए आपको सिखाया है, ठीक है, और सही है। कॉन्सेप्ट अभी भी वही है। आप इश्यूएंस ऑफ शेयर्स में जाएंगे, हमने शेयर इशू ऐसे ही किए थे डिस्काउंट पे, और बैलेंस शीट के फेस पे मैंने ऐसे ही नेगेटिव भी दिखाया था शेयर डिस्काउंट। मैंने कहा था नजर आना चाहिए, हालांकि रिटेन अर्निंग में डेबिट कर देते हैं ये शेयर, लेकिन ऐसे दिखाया, मैंने वहां पे दिखाया था समझाने के लिए, ठीक है। तो मैंने एक शेयर की एंट्री की कि असल में तो ऐसे होना चाहिए। यानी मेरी बैलेंस शीट अगर बननी हो इसके साथ, तो मेरी बैलेंस शीट ऐसी होगी, शेयर कैपिटल 10, शेयर डिस्काउंट 2, जैसे ये बनी हुई है, ठीक है ना। आप कहोगे सर ये तो एक ही है, दोनों बताएं। यार ये मेरा ना पहला साल है और मैंने एक ही शेयर इशू किया है, इसलिए ये मेरा क्लोजिंग है और मेरा ओपनिंग क्या है? 0 और 0। असल में कहानी ये है। अब ये इक्वेट हो गया, एक शेयर के साथ मैंने आपको सिखा दिया। तो मैंने यहां पर ये ऑप्शन दिया है कि आप 0 से, अच्छा 20 कर दिया था मैंने, इसको 0 ही कर दे, कोई बात। अब मेरी ऊपर एग्जाम्पल बन गई ना वो, ठीक है। ले जी क्या करें आप? 0 10 0 10 अलग रखें और इस 0 2 को अलग रखें, नहीं तो कोई बात नहीं, आप इस 10 को इसमें से नेट कर दें। आप नेट करेंगे तो क्लोजिंग एडजस्ट हो जाएगा, कैश ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। ये अब आपकी मर्जी की बात है, ठीक है। मेरा मशवरा यही है, जैसे सोल्यूशन में किया हुआ है मैंने, कि 700 में से 40 को माइनस करके क्लोजिंग को लिख लें, आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। ओके, तो आपने जो लेजर बनाना है अपने सवाल के अंदर, उसमें आपने इसको अलग से नहीं करना, आपने 700 में से 40 को माइनस करना है और 660 बनेगा, ये शो कर देना है। बाकी सारा सवाल वैसे ही करना है, कैश आपका ऑटोमेटिकली सही आएगा। ये समझ आएगा आपको इस छोटी एंट्री के साथ जो मैंने आपके साथ कर दी। अब ये एडिशनल टाइम लगा, मेरे प्लान में नहीं था, नोट कर लो। इसको छोड़ो, बल्कि रहने दो इसको भी, इसको मैं मिटा देता हूँ। ये मेरी बैलेंस शीट है और ये उस बैलेंस शीट से बना हुआ लेजर है, और ये सवाल की बैलेंस शीट है और ये उससे बना हुआ लेजर है, ठीक है जी। और ये पास पेपर कौन सा है जी? बताना पसंद करेंगे? मैं खुद जाके देख, 15 पास पेपर 15, पेज नंबर 713। चलो जल्दी से पिक्चर ले लो। नेक्स्ट क्या है देखो, नेक्स्ट को छोड़ो, जालिब पे चलो। अब आप कहोगे जालिब कहाँ है? आपके हैंड आउट के एंड पे है, हालांकि टर्म टेस्ट का सवाल है। दिया नहीं था तो बेटा अब देना पड़ेगा।
ये लेक्चर अपलोड होगा जिसमें इसका मैंने सॉल्व कराया, लेकिन आई वुड स्ट्रांगली सजेस्ट, आप उसको ऑर्डर समझ लें बेशक, कि वो लेक्चर ना देखना। सोल्यूशन मिलेगा आपको, खुद सॉल्व करके, सिर्फ 1-2 पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ, खुद सॉल्व करके उस सोल्यूशन को देखना। अगर सही हो गया तो वक्त ज़ाया मत करना, एक एक सेकंड कीमती है आपका लेक्चर सुन के। सवाल नहीं होता तो डबल स्पीड में सुन लेना फिर, ठीक है जी। लॉन्ग टर्म लोन को क्या हुआ? लॉन्ग टर्म लोन करंट पोर्शन ऐड करना था, लेकिन कुछ करंट पोर्शन मसला है। करंट पोर्शन के अंदर पड़ा हुआ है 5 मिलियन का इंटरेस्ट एक्रूवल। ये कोई मसला नहीं है बेटा, आप इसको सही कर लो। इसमें से माइनस करो, कितना? ओपनिंग में 1 है और क्लोजिंग में 5 है। ये कोई मसला नहीं है। एक मिनट, लेट मी ठीक इट, -1 -5। सोल्यूशन को छोड़ो, अब हो रहा है ना सोल्यूशन। ये 39 हो गया और ये 38 हो गया, ठीक है। अब ये निकाल के ले जाओ इधर, किधर? इंटरेस्ट एक्सपेंस के लेजर में, ओपनिंग पेएबल और क्लोजिंग पेएबल। ठीक हो गया? ये समझ आ रही है बात की? यही पढ़ा था ना करंट मैच्योरिटी में। अब बाकी करंट मैच्योरिटी जो बची है वो तो लोन की ही है, ये लोन का आउटस्टैंडिंग है। इन दोनों को ऐड करके लेजर बना लेना, इंशाल्लाह सही होगा सवाल। छोड़ो सोल्यूशन को, कर लेना है, ठीक है। इसकी पिक्चर भी ले लो। ये रहा हुआ सवाल था, शुक्र है आ गए उस पर। सारा कैश लो आंदा सी ते इत्थे फसे सी असीं। मैंने नीचे पढ़ा है, यही लिखा हुआ था, इंटरेस्ट करंट मैच्योरिटी में शामिल है एक्रूड इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट पेएबल। तो लायबिलिटी लोन की, इंटरेस्ट उसमें नहीं होना चाहिए। इंटरेस्ट तो हम अलग रखते हैं, तो हम अलग कर लेते हैं। बाकी जो बचा वो लोन का करंट पोर्शन है। कैश फ्लो बनाते हुए करंट और लॉन्ग टर्म को इकट्ठा करके लेजर बनाते हैं। वही बना दूं लेजर, समझ आ जाएगी अब? ओके डन। पता नहीं अलग अलग तस्वीरें बना रहे हो, ऐसे बना लो तस्वीर, ये ठीक है, इकट्ठी तस्वीर। और जी सवाल में कोई सवाल? चलो फिर चलें फिर जालिब पे चलें फिर चलो फिर आज 9 बजे तक पढ़ना है फिर, हैं जी? ओए होए, जिसको मसला हो चला जाए यार, या फिर सुबह आ जाए, मुझे तो मसला कोई नहीं है। सुबह किसने आना है? आ जाए मुझे मिलने। इंश्योरेंस क्लेम वाला पॉइंट भी कर लिया हमने, शेयर डिस्काउंट वाला भी कर लिया, और एक छोटा सा मसला और भी आया, वो भी हमने कर लिया इसके साथ ही। तो ये मसले तो अब हैं ना, ज़ाहिर है साथ साथ चलती जा रही हैं चीज़ें। एंड प्लस इसमें इंश्योरेंस के साथ क्या किया जी, शेयर डिस्काउंट वाला भी कर लिया, प्लस इसमें हमने इंटरेस्ट पेएबल वाला भी पॉइंट कर लिया। ठीक है जी, चलो ऐड कर लो अपने पास। टर्म टेस्ट 2 का क्वेश्चन नंबर 3 जालिब। असल में मैं बहुत ज़्यादा, मैं आपको कह रहा हूँ, बार बार एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद इस दफ़ा वो डायरेक्ट मेथड पूछ ले। तो ये जालिब वाला सवाल दोनों तरह से हो सकता था। ये जालिब वाला सवाल इनफैक्ट FAR 2 में जब किसी ज़माने के अंदर ये होता था, कैश फ्लो का टॉपिक, ये वहाँ पर आया हुआ सवाल है पास पेपर का, और वहाँ पे ओरिजिनली ये आया भी इनडायरेक्ट से ही था। लेकिन मैं बच्चों को ये दोनों से ही करवा देता होता हूँ, इनडायरेक्ट से भी डायरेक्ट से भी, जिसमें जो अटैम्प्ट में जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस हिसाब से करा देता हूँ। दोनों प्रैक्टिस तो हुई है ना, तो ये एक एडिशनल प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, तो जालिब वाले सवाल पे तशरीफ़ लाते हैं जी आप लोग, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात। जालिब वाले सवाल पे आप तशरीफ़ लाए। इस सवाल को एक नज़र मैं पढ़ूंगा, हालांकि ये आपका किया हुआ सवाल है, इसी हैंडआउट में मौजूद है, नहीं तो टर्म टेस्ट को ओपन कर लेंगे जो बच्चे घर बैठे हुए हैं, वैसे हैंडआउट में है। ईयर एंड 31 दिसंबर है, बैलेंस शीट में PPE है, CWIP है। CWIP 1-2 सवालों में हम पहले भी देख चुके हैं, कोई नई चीज़ नहीं है। PPE में एडिशन होता है, कैश आउटफ्लो होगा, लेकिन इसका डिस्पोजल नहीं होता। इसमें जो बैलेंस निकलता है वो CWIP में एडिशन होता है, यानी कि CWIP डेबिट कैश क्रेडिट, लेकिन इसमें मैंने कहा डिस्पोजल नहीं होता, बल्कि यहाँ से जो निकलता है वो PPE में चला जाता है, और सवाल में एडजस्टमेंट दी भी होती है नॉर्मली। स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेड डेट्स, प्री पेमेंट्स, अदर रिसीवर्स, कैश एंड बैंक, शेयर कैपिटल, शेयर प्रीमियम, अनअप्रोप्रिएटेड प्रॉफिट, रिटेन्ड अर्निंग्स का दूसरा नाम है। ये असल में मैंने पॉइंट सिर्फ कराने, बाकी सारे सवाल में कोई जान नहीं थी। लॉन्ग टर्म लोन, करंट मैच्योरिटी, ट्रेड क्रेडिटर्स, एक्रूड पेएबल्स और डिविडेंड पेएबल। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको ना पता हो या ना पता लग रही हो आपको कि ये क्या है?
लॉन्ग टर्म लोन का नहीं पता जी? ग्रेचुटी के अलावा कोई इस बैलेंस शीट में कोई मसला है तो बताएं। पीएनएल के अंदर सेम वही रूटीन वाला काम, सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एडमिन को कहते हैं, फाइनेंशियल चार्जेस, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, पीबीटी, टैक्स और पैड, बिल्कुल सिंपल। ड्यूरिंग द ईयर 42 वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सीडब्ल्यूआईपी टू पीपीई, तो पीपीई डेबिट, सीडब्ल्यूआईपी क्रेडिट। ये नॉर्मल एंट्री आप हर दफ़ा करते आए, ये करेंगे तो कैश की फिगर सही निकलेगी, चाहे वो सीडब्ल्यूआईपी से निकलनी हो चाहे वो पीपीई से निकलनी हो, ठीक है। कंपनी ने एसिड बेचा है, डिस्पोजल का अकाउंट बनाएंगे, बुक वैल्यू इसकी इतनी थी और इतना, यही लॉस, यही डिफरेंस नज़र आ रहा होगा आपको, 4.6 एग्जैक्ट वही नज़र आ रहा है। सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन। डेप्शन फॉर द ईयर इतनी है, खुद निकाल के दे दी उसने, 60% कॉस्ट ऑफ सेल में है, मतलब 40% फिर ऑपरेटिंग में है। आपने करना था डायरेक्ट मेथड से, तो इसलिए जो कॉस्ट ऑफ सेल आपको नज़र आ रहा है ये, इसमें से आपने 60% डेप्रिसिएशन निकालनी थी और बाकी जो ये नज़र आ रहे हैं इसमें से बाकी की 40% निकाल देनी थी। जब आपने लेजर्स में इनको लेके जाना था, स्टार लगाते थे नीचे, कोई टेक्निकल बात नहीं इस सवाल के अंदर, सिर्फ एक प्रैक्टिस थी और एक लेंथी सवाल दिया था कि थोड़ा सा हाथ सीधा हो। ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, ज़्यादा सारी चीज़ें, उसमें गलती कहाँ पे होनी है वो बताता हूँ। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके थे यूनिवर्सल वाले सवाल में अच्छे तरीके से, कि अगर प्रोविजन, वो कहता है ट्रेड डेट्स रिटर्न ऑफ ड्यूरिंग द ईयर है 1 मिलियन, इसकी एंट्री होगी प्रोविजन डेबिट डेटर क्रेडिट। पॉलिसी ऑफ कंपनी है 5% ट्रेड रिसीवेबल्स का प्रोविजन बनाते हैं, और सवाल में हमें ट्रेड डेट्स नज़र आ रहे हैं, प्रोविजन ट्रायल में बैलेंस शीट में नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब क्या है, ये नेट पढ़ें। नेट को ग्रॉस में करना ज़रूरी है क्योंकि नीचे लिखा हुआ था रिक्वायरमेंट में डायरेक्ट मेथड। डेटर का लेजर ग्रॉस पे बनता है, नेट पे नहीं बनता, और प्रोविजन का लेजर अलग बनता है। अब यहाँ से एक फिगर निकलनी थी बैड डेट एक्सपेंस की, जो नॉन कैश है, जो अगेन आपको फेस पे नज़र नहीं आ रहा था, जो आपको इसमें फंसा हुआ मिलना था। तो दो चीज़ें हो गई। पहली चीज़ आपने इसमें से माइनस की डेप्रीसिएशन 40%, डेप्रीसिएशन जो गिवन है उसका 40%। दूसरी चीज़ आपके प्रोविजन के लेजर से निकलनी है, जो आपका प्रोविजन का लेजर बनना है, ओपनिंग क्लोजिंग। कैसे निकलेगा ओपनिंग क्लोजिंग? आपके पास डेटर्स मौजूद हैं नेट वाले, हम एक वर्किंग किया करते थे, नेट डेटर्स से ग्रॉस डेटर्स बनाते थे और प्रोविजन भी निकल आती थी। तो ये प्रोविजन का ओपनिंग क्लोजिंग आपने यहाँ लिखना है, बैड रिटर्न ऑफ की एंट्री करनी है, और ये एक्सपेंस की फिगर जो है ये भी नॉन कैश है, जो आपको फेस पे कहीं नज़र नहीं आ रही थी। मैंने ये सारे पॉइंट डिस्कस नहीं करने थे, असल मैं मतलब की जगह पे जा रहा हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो गुजर रहे हैं तो ये भी करते चले, सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन ये सवाल खुद करना है लाजमी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो यहाँ से आपने बैड डेट एक्सपेंस की फिगर वो भी माइनस करनी होती थी, बैड डेट एक्सपेंस, बी डी एक्सपेंस, रिटर्न ऑफ नहीं, रिटर्न ऑफ तो यहाँ जाता है, बैड डेट रिटर्न ऑफ, और यहाँ पे एक फिगर निकलती थी बैड डेट एक्सपेंस की, वो बैलेंसिंग फिगर आपने उठाकर लेके जानी होती थी पीएनएल में। आप कैश फ्लो बनाते हैं, उसी पे हमें एतराज़ है कि वो कहाँ पे पड़ी है पीएनएल में। तो पीएनएल में देखते हैं तो कहीं फेस पे नज़र नहीं आ रही, तो फिर कहाँ छुपी हो सकती है? जहाँ सेलिंग एडमिन पड़े, ठीक है, सही है ना। अच्छा, अब जी और कोई पॉइंट, प्री पेमेंट्स ऑफ रिसीवेबल में एडवांस टैक्स पड़ा है, कोई ऐसी बात नहीं थी। टैक्स का लेजर जैसे आप बनाते थे आज तक बनाते आए वैसा ही बनाना था, बस पहले आपको यहाँ पर ओपनिंग क्लोजिंग मिलता था, लाइबिलिटी वाला क्लास में बताया हुआ था, अगर कभी एडवांस टैक्स आ जाए तो एसेट साइड पे भी उसको लिख लेना, लेजर एक ही रखना, एक्सपेंस की फिगर और कैश बैलेंसिंग, कोई नई चीज़ नहीं। एक्स्ट्रा चीज़ें थी, ज़्यादा थी, प्रैक्टिस थी, बस कोई ऐसी चीज़ अभी तक नहीं आई जो पढ़ी ना हो। टारगेट मेरा क्या है इस वक्त? ग्रेचुटी एक्सपेंस की फिगर और ग्रेचुटी पेएबल का लेजर। उसके अलावा पूरे सवाल में कोई एक चीज़ ऐसी नहीं थी जो क्लास में ना की हुई हो, मल्टीपल टाइम्स की हुई चीज़ें, ठीक है। तो ये सवाल होना, अच्छे तरीके से होना ज़रूरी था। एक्रूवल्स एंड अदर पेबल्स में पड़े हैं फाइनेंशियल चार्जेस। अच्छा जी, वो कह रहा था ऊपर को अच्छा वो और सवाल था, मैं कहने लगा था अभी तो कह रहा था ओपनिंग 1 है और क्लोजिंग 5 है, कहने लगा था मैं। खैर ये तो बिल्कुल रूटीन की एडजस्टमेंट, ये तो हमने पहले दिन दूसरे दिन में ही ये एडजस्टमेंट कर ली थी क्वालिटी एंटरप्राइज में, उसके बाद हर सवाल में घुसी होती थी। तो एक्रूवल्स के अंदर इंटरेस्ट पेबल पड़ा है, कड्डो बार हूँ, ठीक है।
लेकिन पाक साफ करके फिगर ने कहाँ जाना था? एक्सपेंसेस के लेजरे में। ये सारी बातें ज़बानी क्यों कर रहा हूँ? मैंने ये करनी नहीं थी, इसलिए जो करनी है बात वो सुकून से करते हैं। दिल नहीं मान रहा कि मैं ऐसे जाने दूँ इसको। 15 जनवरी 16 पे, ईयर एंड 31 दिसंबर 15 है, 15 जनवरी 16 पे कंपनी ने फाइनल डिविडेंड डिक्लेयर किया है। 15 वाले साल का फाइनल 15 में कभी नहीं आता, कभी नहीं आता। ये आपने करना था इग्नोर। और कैश भी, फाइनल बोनस भी, मतलब ये 7.5 है कैश डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड फॉर दिस कंप्राइजिंग 7.5 कैश एंड 12.5 बोनस, इग्नोर इट। लेकिन ब्रैकेट में जुल्म पड़ा हुआ था, जुल्म। ये जो ब्रैकेट होती है ना, इसका मतलब क्या होता है? ये जो सारी बात चली आ रही है ना, सारी बात, ये जैसे 15 के लिए थी वैसे ही 14 के लिए भी है। यानी आप इसको यूं पढ़ें तो ये बनता है फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31 2014 इतने और 2014 इतने कैश और बोनस। 15 वाला फाइनल हमने इग्नोर करना था, 14 वाला उठाना था, जिसके अंदर बोनस कोई नहीं था, कैश डिविडेंड था। तो इस पूरे सवाल में एक कैश डिविडेंड की एंट्री करनी थी आपने। रिटेन्ड अर्निंग डेबिट, डिविडेंड पेएबल, डिविडेंड का लेजर है, पेएबल का डिविडेंड पेएबल हाँ है, तो उसके अंदर एंट्री कर देंगे, वहाँ से कैश निकलाना था। अभी तक पूरे सवाल में कोई जानदार चीज़ नहीं आई है, बंदा कहे कि ओ ये तो पहली बार देखी हमने, मल्टीपल टाइम्स ये काम कर चुके थे। अब जनाब, जिस चीज़ के लिए मैं ये सवाल आप तक लाया हूँ, लेकिन ये क्यों मैंने हैंडआउट में डाला? मैं ज़बानी भी ये काम कर सकता था, हैंडआउट में इसलिए डाला कि आप दोबारा से प्रैक्टिस करें। आपने सवाल अच्छा किया था, अच्छे नंबर भी आ गए थे, फिर भी करें, घर जाके करें इसको, आज ही करें इसको, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है। ग्रेच्युटी पेएबल, मैं नहीं बनाता ग्रेच्युटी पेएबल का लेजर मैं तो इंटरेस्ट पेएबल का लेजर बनाऊँगा। इंटरेस्ट एक्सपेंस ब्रॉड डाउन 5 रुपये लेट से, कैरी डाउन 7 रुपये लेट से। इंटरेस्ट एक्सपेंस की फिगर कोई एक होगी और एक कैश की, कोई फिगर अज्यूम करो, एक्सपेंस की दूसरा बैलेंसिंग निकाल लेना। बताओ, आप बताओ, एग्जांपल है मेरी, बहुत कम हो जाएगा, 15 तो हो, कुछ ऐसे ज़रा बड़ी फिगर तो हो। अब कैश की फिगर बैलेंसिंग निकाल दो, 13। अब मुझे बताओ इसका ट्रीटमेंट आप क्या करते हो? कैश के अंदर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बना रहे होते हो आप, पीबीडी से काम शुरू हुआ होता है, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश चल रही होती हैं, इनके अंदर जहाँ पे बाकी सारे कैश नॉन कैश एक्सपेंसेस आ रहे होते हैं, वहीं पर आप ऐड बैक कर इंटरेस्ट एक्सपेंस करते हो, ऐड बैक, बोलो, गुस्सा ही कर जाता है। अच्छा, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हमारी एग्जांपल में निकला है जी? 15। इसको पीबीडी में ऐड बैक किया और नीचे एंड पे आके लेस कर देते थे हम इंटरेस्ट पेड। कितना? इसमें कोई आपको शक है तो बताएं, इसमें कोई शक है तो बताएं। ये तो आपके सिलेबस में है, ये तो आ भी जाता है। एहतियात के दर्जे में ग्रेच्युटी यहाँ पे डाला। ग्रेच्युटी कहते हैं कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो आपके पास कई साल गुजारते हैं, तो जब वो जाने लगते हैं तो उनको इकट्ठे कुछ पैसे दिए जाते हैं उनकी खिदमत के एवज़। तो ये नहीं कि वो 20 साल बाद जा रहा है तो एक ख़तीर रकम उस वक्त एक्सपेंस बनाई जा रही हो। जब 20 साल उसने सर्विस दिया है तो 20 साल पर ही एक्सपेंस को बांटा जाता है। अब 20 साल बाद वो जाएगा या 22 साल बाद जाएगा या 18 साल बाद ही अल्लाह की तरफ चला जाएगा, क्या पता, अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, कितने पैसे देने पड़ेंगे पक्का नहीं होता। इसलिए इसका नाम प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी रखा जाता है ग्रेच्युटी पेएबल ही। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मैंने नाम बदल के लिखा ग्रेच्युटी पेएबल आपके लिए, असल नाम इसका प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी है, अंदाज़ा, प्रोविजन अंदाज़ा, क्योंकि कंफर्म नहीं होता कब जाएगा, कितने पैसे देने पड़ेंगे, कितने लोग जाएंगे। लेकिन हम एक अंदाजे की बुनियाद पे एक्सपेंस बुक करते हैं हर साल, क्योंकि ये जो सर्विसेज हर साल दे रहे हैं इसी के अगेंस्ट इनको 20, 25, 30 साल बाद इकट्ठे पैसे मिलने हैं ना। तो वो एक्सपेंस किसी भी और एक्सपेंस की तरह जो पे ना हो उसकी एंट्री है एक्रूवल की, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, नहीं पे हुआ तो इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। देखना जरा इन दोनों भाइयों को देखना जरा, ये दोनों ऐसे ट्विन्स हैं कि बस नाम ही बदला हुआ है हमने। देखना ग्रेच्युटी एक्सपेंस, ग्रेच्युटी एक्सपेंस। अब ये जाहिर सी बात है पढ़ाया नहीं हुआ था तो पेपर के अंदर आपको ये बात सरप्राइज मिली, लेकिन पूरे सवाल में एक नहीं कई सरप्राइज होने चाहिए, एक आधा तो होता ही है। तो ग्रेच्युटी एक्सपेंस की एंट्री, अच्छा कोई ओपनिंग पेएबल पड़ा हुआ है 12 रुपये लेट से, क्लोजिंग पेएबल पड़ा हुआ है 17 रुपये लेट से। अब एक्सपेंस की एंट्री होगी ग्रेच्युटी एक्सपेंस डेबिट, ग्रेच्युटी पेएबल क्रेडिट। मुझे अंदाजे से ऐसी फिगर इसकी 3 रुपये की एक्सपेंस की फिगर डल गई।
अब बैलेंसिंग फिगर निकलेगी इसमें भी कैश की, कोई एक गिवन हो दूसरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। लेजर है वही एक्सपेंस का, जैसे कोई भी लेजर होता है, बोलो 15 में 17, 15 और 17 कितना आता है, वो काटते नहीं हो गया कोई नहीं 7 कर लो जी। अब बताओ 2 रुपये आ गए, कुछ तो आया ना। चलो अब देखो ट्रीटमेंट चेक करो इसका, इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह से ग्रेच्युटी एक्सपेंस भी प्रॉफिट तक आते आते क्या हो चुका है, माइनस हो चुका है, तो ऐड बैक करो। कितना 7 था मेरी एग्जांपल में, 7 था जी। और जहां इंटरेस्ट पेड लेस हुआ था वहीं पर कोई फर्क, और बोलो। अच्छा इनका एक और कजन भी है, शक्ल उसकी भी ऐसी है, सारे टब्बा इको ही लग देने सारे, पता नहीं की चक्कर है। अच्छा बहुत ममासलत है इनकी, उसका नाम है जी ग्रेच्युटी, अपना वारंटी। तो वारंटी एक्सपेंस, बल्कि ये भी भाई ही है इनका, है छोटा भाई, बस जुड़वा नहीं है, पर शक्ल यदि भी उनकी ब्रॉड डाउन ऐसे ही, कोई 3 रुपये का ब्रॉड डाउन था, कोई ऐसे ही 4 रुपये का कैरी डाउन है, कोई एक्सपेंस। अब यहाँ पर भी वारंटी एक अंदाज़ा होता है, साल की वारंटी दे दी तो सेल करते ही ये बुक करते हैं, क्यों, आज सेल बुक की है तो इसकी वारंटी जब अगले साल क्लेम हो तो उस साल नहीं डालते। अब ये भी FAR 2 का कॉन्सेप्ट IAS 37 में आप जाके पढ़ेंगे, वारंटी एक्सपेंस अंदाज़ा लगा के बुक करते हैं। पर इतना तो पता होना चाहिए क्या एक्सपेंस है जो पे नहीं हुआ तो पेएबल। आपके सवाल में ग्रेच्युटी था, वारंटी नहीं था, लेकिन आ तो सकता है ऐसे ही। तो बिल्कुल सेम ट्रीटमेंट है इंटरेस्ट जैसा, इसका भी वारंटी एक्सपेंस डेबिट ऐसे ही 2 रुपये से, और वारंटी इस साल क्लेम कितनी हो गई फिर 1 रुपये की। लो कोई फर्क इनमें बताओ है, 100% सेम ट्रीटमेंट। प्रॉफिट तक आते आते वारंटी एक्सपेंस P&L के अंदर लेस हो चुका है, ऐड बैक करो, 2 रुपये है ना। और एंड पर जहां पे इंटरेस्ट पेड लेस हुआ था वहीं पर वारंटी पेड भी लेस कर दो। ये ग्रेच्युटी में सोच के आया था, वारंटी मैंने साथ ऐसे ही डाल दी। अब मुझे बताओ इनमें क्या फर्क नजर आया आपको, कोई फर्क नहीं है। तो पर्चे में अगर इंटरेस्ट के साथ ग्रेच्युटी या वारंटी आ जाए तो कोई मसला है, कोई मसला नहीं है। ठहरो ज़रा तस्वीर बेहतर करते हैं, ज़रा तस्वीर बेहतर करते हैं, ऐसे तस्वीर नहीं आएगी, ये ज़रा चुना चुना लग रहा है। अच्छा अब मसला ये नहीं था, असल में तो मसला ये था कि आपका जो मेथड चल रहा है इस वक्त वो कौन सा है, डायरेक्ट मेथड। अब इनडायरेक्ट मेथड में तो आप प्रॉफिट तक आते आते ये चीज़ें लेस हुई होती हैं, ऐड बैक कर देते थे। डायरेक्ट मेथड में आपको मसला पड़ जाता है कि ये एक्सपेंस कहाँ पड़ा है जहाँ से निकालें। तो ये ऑपरेट सेलिंग या एडमिन एक्सपेंसेस में जाते हैं, ये सारे खर्चे, वारंटी हो गया, ये ग्रेच्युटी हो गया, ये कहाँ पे पड़े होते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में। तो आपको इंटरेस्ट नहीं, इंटरेस्ट तो फाइनेंस कॉस्ट में पड़ा होता है ना, ठीक है, ये अलग से, ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हो गया, ग्रेच्युटी हो गया, वारंटी हो गया, ये सेलिंग एडमिन एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर वारंटी या ग्रेच्युटी कभी आ जाए तो उसका एक्सपेंस, इनडायरेक्ट मेथड तो बहुत आसान है, बिल्कुल इंटरेस्ट जैसा कर दिया। डायरेक्ट मेथड में उस एक्सपेंस को पार्क करना पड़ता है, एक्सपेंस के लेजरे वाले एक्सपेंस को। ये जो एक्सपेंस का लेजरा आपने ओपन कर रखा है, इसके अंदर जो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस सही करने के लिए यहां पर रखे हुए हैं स्टार लगाकर, तो इसमें से अभी थोड़ी देर पहले आपने डेप्रिसिएशन माइनस की थी, कितने 40% थी। इसमें आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी माइनस कर लेना है, जो आपने लेजर बनाया था, सीखा हुआ था ना। अब ग्रेच्युटी सवाल के अंदर है, अब वो मैं अपने सवाल वाली बनाता हूं। ग्रेच्युटी पेएबल कितना है, ग्रेच्युटी पेएबल कितने गया, ये ओपनिंग 27.5, क्लोजिंग 38.6, लेजर ओपन किया, इसी में कर दूं, ओपनिंग कितना है 27.5, क्लोजिंग 28. सही से ना बोलना 6, मैं खुद देख लूं इससे तो अच्छा है। अब आओ इस एडजस्टमेंट में, प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी मेड ड्यूरिंग द ईयर। असल में जुमला ये होना चाहिए, लेकिन आपके लिए मैंने ब्रैकेट में लिखा ताकि आपको समझ आए कि यार कोई मुमासलत बना लें बच्चे, जुगाड़ कर लें, कुछ तो कर लें। प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी फॉर द ईयर का मतलब होता है जो आपने अंदाजा लगा कि इस साल एक्सपेंस बुक किया है। ग्रेच्युटी एक्सपेंस अमाउंटेड टू 15.5 मिलियन, पिछले साल का था। और पिछले साल का क्या करना हमने, एक्सपेंस की फिगर फॉर द ईयर होती है, इग्नोर करो। तो 5 मिलियन को पकड़ा,
और कितने गया, इधर ले आए, कितना जी, डन, 15.5 है, अच्छा 15.5। अब बताओ बैलेंसिंग कितना आ रहा है। अब ये कैश पेड तो आ जाएगा इधर ही आपकी कैश फ्लो के अंदर, जहां पे इंटरेस्ट पेड आ रहा था नीचे टैक्स पेड की तरह से, क्या ये वारंटी पेड या ग्रेचुइटी पेड भी उधर आ जाएगा। लेकिन मेथड कौन सा है, तो अब मुसीबत पड़ गई आपको। अब आपने ढूंढना शुरू किया ये जालिम किधर पड़ा है। पीएनएल के फेस पे जाकर देखा तो फेस पे कहीं नजर नहीं आया, तो फिर कहां पे पड़ा हो सकता है, इसी में ही। तो ये एक पॉइंट था जो आपको करवाना था असल में, और तैयारी आपको साथ करवा दी। वारंटी आ जाए तो उसकी भी ठीक है, आना इन दोनों ने कोई नहीं है, लेकिन एहतियातन करवाया था, ठीक है। तो आपने इधर से माइनस ये भी कर देना है ग्रेचुइटी एक्सपेंस। ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट क्या है, ये बैड, सॉरी मैं यहाँ पे लिखूंगा बैड डेट एक्सपेंस। ये क्या है, ग्रेचुइटी एक्सपेंस, जो अभी अभी आपने निकाला है कितना, 4.4, ये ओरिजिनल फिगर है, ठीक है, और सही है ना। तो यहाँ से जो फिगर सही होनी है वो इधर जानी है। एक्रूअल प्री पेमेंट्स आपने डाले हुए हैं, ये एक्सपेंस की फिगर सही आ जानी है, और कैश की फिगर जो आपकी कैश फ्लो के फेस पे चली जानी। और कोई चीज़ मुझे ऐसी नज़र नहीं आई जो नॉन कैश हो इसमें मेरे ख्याल में यही चीज़ें ही थी। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में से डेप्शन माइनस होनी थी, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट के लेजर से बैड एक्सपेंस निकलना था, वो कहीं नहीं मिलना था, वो यहाँ से माइनस होना था, और ग्रेचुइटी एक्सपेंस एक सरप्राइज भी था, ठीक है जी। क्या ये थोड़ी सी डिस्कशन की, अगर इसकी कोई ज़रूरत है तो। ये रेलेवेंट नहीं है सवाल से, ये रेलेवेंट नहीं है सवाल से, ये नहीं है, और ये जो है ना ये अब मेरे लिए सही वाला हो गया, मतलब ये इत्तेफाक से आपने यही डाटा लिखवा दिया है, तो ये सही है, ठीक है। और इससे ये एक्सपेंस की फिगर, और एक्सपेंस की फिगर जालमो, एक्सपेंस की फिगर 15.5, ये एक्सपेंस की फिगर इधर आ गई, ठीक है जी, और डन। और कैश पेड की फिगर ये नीचे जाके 4.4 आपकी, जो आपकी कैश फ्लो बन जाएगी उसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट था 15.5। निकलना कैसे, शायद निकाल तो आप ले लेजर बना के। ट्रीटमेंट क्या है, जो ट्रीटमेंट इंटरेस्ट का वही इसका। अब मसला ये आता है कि इनडायरेक्ट मेथड में तो इंटरेस्ट और इसका बिल्कुल सेम है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में मुसीबत क्या पड़ती है कि इंटरेस्ट अपने घर में पड़ा होता है और बाकी खर्चे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में छुपे पड़े होते हैं। तो ये ग्रेचुइटी इंटरेस्ट तो है नहीं कि इंटरेस्ट में पड़ा हो, ये कहाँ पड़ा है, तो इसको निकालना पड़ेगा इस तरह से, ठीक है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अच्छा यही सफ़ा है भाई जिसके ऊपर हम चल रहे हैं। चलो जी, अब कुछ एक MCQs हैं, इनको ज़रा नज़र मारें। क्या लगता है 9 बजे तक हो जाएगा ख़त्म, तो फिर सुबह, ये तो कोई बात ना हुई ना, ये कोई नहीं उस वजह से है बेटा, आज 5 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलने, अभी तक वो उसी का खमियाजा भुगत रहा हूँ मैं, वो जो उस दिन 2 घंटे मेरे ज़ाया हुए हैं। वरना आज ये बच्चे सुकून से 6 बजे तक फारिग हो जाते, ये जो 9 बजे तक जा रहे हैं या कल पे जाएंगे सुबह, यार 9 बजे तक पढ़ लोगे आप लोग हैं, मुझे नहीं कॉल्स आती। अच्छा जी आ जाओ MCQs पे, फिर पढ़ी जाओ फिर मन्नू की। मैं तो सोचा सी हमें 5 मिनट से गल हो जानी, पर इतने गल पै गई गल। चलो जी फटाफट करो अब इसको, मुकाओ इनू कैश फ्लो नू, जान ही छड़ रहा। MCQ 14, पेज 771। भाई आपस में ना क्रॉस टॉक्स करें प्लीज़, मुझे जो बोलता हुआ नजर आएगा मैं निकाल दूंगा। आपको लगता है कि आज बोलने की गुंजाइश है कुछ, हद होगी यार। 14, which two of the following are added as non cash adjustment to profit before tax in cash flow from। मैंने सिर्फ आइडिया देना था, ये हमने किए नहीं थे ना, इसलिए सिर्फ थोड़ा आइडिया देने के लिए मैं ये करवा रहा हूँ। आपको मसला कोई नहीं होना था इनमें भी, लेकिन चलो अच्छा होता है ज़रा कोई मेरे हाथ से भी कर लोगे तो बेहतर है। हाँ जी, which two of the following are added as non cash adjustment for to the profit before tax
फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज सेक्शन, ठीक है जी। इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड होता है, अभी तो दिखाया होता है। लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करंट एसेट, इंटरेस्ट इनकम, खुदा का खौफ करें ऐड नहीं होगा, लेस होगा, होता उधर ही है। फिर देखो तो सही वो क्या कह रहे हैं, एडिड। टैक्स चार्ज, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से शुरू कर रहे हैं तो ये भी ऐड। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं इस कैश फ्लो के अंदर, ठीक है। ओके डन। ए और बी। अगला कौन सा एमसीक्यू है, खुद देख के बता दो। 16, व्हाट इज द नेट कैश फ्लो जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, वो जो लेस इंटरेस्ट लेस टैक्स से ऊपर वाली फिगर है ना, ये उसकी बात हो रही है। यानी आप कैश फ्लो स्टेटमेंट इधर ऐसे नहीं बनाएंगे पेपर में, इतना टाइम तो नहीं होता स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। तो पीबीटी, एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश, एडजस्टमेंट्स फॉर वर्किंग कैपिटल, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद लेस इंटरेस्ट पेड, लेस टैक्स पेड, और फिर आप पहुंचते हैं हाँ ए पर। और ए क्या होता है जी, नेट, चलो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, और ये क्या है, कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस। थोड़ा सा फर्क था ना इनमें, एक बार करवाया था आपसे। अब ये ध्यान रखना है थोड़ा सा, ठीक है। क्या कहता है जी, जायद एंड कंपनी रिपोर्टेड अ प्रॉफिट ऑफ इतना फॉर द ईयर, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग फॉलोइंग डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन सेल, और ड्यूरिंग द ईयर देयर वाज अ डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, और बस। अब नहीं बताया तो ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी, यही आफ्टर टैक्स भी, ठीक है। तो 40,000 इधर लिख दिया मैंने, 40 ना लिख दूं सिर्फ। आगे क्या कहता है जी, डेप्रीसिएशन है और लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट है, ऐड करेंगे। डेप्रीसिएशन ऐसे लिखना क्या, प्लस कितना जी 4, चलो, और प्लस मैंने कौन सा लिखा है, क्या चीज़ है, लॉस कितना है 3, ठीक हो गया। नेक्स्ट कहता है जी, ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज इन एसेट इज इतना, वर्किंग कैपिटल में एसेट क्रेडिट, कैश फ्लो डेबिट कितना, ये भी प्लस। बताओ जी कितना आता है आंसर, 40। उसके अलावा कोई चीज़ गिवन है तो बस यही आंसर है। वैसे यार मज़े का तो नहीं है ये, मज़े का तब होता अगर यहाँ पे उसने कोई इंटरेस्ट पेड वगैरह भी लिखा होता। खैर चलें, अब तो क्या हो सकता है, ये तो मैंने अब पता नहीं क्यों लिख लिया ये। तो 48,000 इज़ द आंसर, चेक करते जाओ। ऐसे ही एमसीक्यूज़ हैं और क्या, ये पता नहीं लिखा भी होता कि ऐसे ही करवा दिया आपने, भूल के लिख गया हूँगा, इतना आसान। ये असल में था, करवाना था जो। करो जल्दी से, 1 मिनट लगाओ, कैलकुलेटर मारो। तुम लोगों ने किस वक्त करना है ड्रामा, कितनी देर की होगी रिकॉर्डिंग भाई? 1 घंटा 10 मिनट पे इसको करेंगे हम। बल्कि इसको कर लेंगे हम 3:25 पे ब्रेक, फिर 10 मिनट के बाद 3:35 पे अगला शुरू करेंगे। 10 मिनट में जो होता है वो कर लो। बेटा जो लॉस ऑन नॉन करंट एसेट होता है वो पीबीटी में ऐड बैक होता है। वो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की फिगर में अगर पड़ा है तो माइनस करेंगे। अब इस जालिब वाले सवाल में वो अलग पड़ा था। ये सवाल ऐसा था जैसा पहला सवाल मैंने आपको जुनेद जंजुआ वाला कराया था, लॉस वगैरह अलग पड़े हुए थे, ठीक है। ओके, कोई चीज़ कहीं पे वो चीज़ उसमें पड़ी नहीं है जो आप निकाल रहे हो। हाँ जी, अस्मत लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट फॉर द ईयर इतना आफ्टर चार्जिंग डेप्शन ऑफ इतनी ड्यूरिंग द ईयर फॉलोइंग ट्रांजेक्शन टुक प्लेस, परचेज ऑफ मशीनरी, इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, इंक्रीज इन अकाउंट पेएबल, व्हाट इज द नेट इंक्रीज इन कैश एंड बैंक बैलेंस। ओए होए, नेट इंक्रीज मांग लिया उसने तो शुरू से चलना पड़ेगा। अब पीबीटी से काम शुरू हुआ हमारा 320.5। अच्छा, मैं अब कोई नहीं अंग्रेजी लिखना चाह रहा, मैं कह रहा हूँ कैलकुलेटर पे आप ऐसे लिखते जाएंगे, या फिर कम से कम एक वर्किंग छोटी सी करें तो ऐसे ही बस लिखें, प्लस माइनस करते जाएं।
परचेज ऑफ मशीनरी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ चल रही हैं ना, ये तो ठहर जाओ पर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, उसके बाद अच्छा परचेज ऑफ मशीनरी कहाँ जाएगा, डेफिनेशन ऊपर है, आफ्टर चार्जिंग डेफिनेशन ऑफ, हाँ ठीक है, इसको क्या कर दो, ऐड कर दो। अब ऐड भी ना लिखो, टाइम बचाओ, प्लस 32.5, ठीक है, ये नॉन कैश ऐड हो गया। फिर परचेज ऑफ मशीनरी, आगे जाके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, दिमाग में होना चाहिए, लिखना नहीं है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ के अंदर आपने क्या करना है, परचेज किया मशीनरी तो 125 माइनस, अच्छा ज़रा थल्ले आओ पाए, आप तो दूर हो ना, आप तो दूर हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी माइनस, डन जी। उसके बाद इंक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल, तो वर्किंग कैपिटल आइटम है, एसेट डेबिट, तो कैश फ्लो में इस अमाउंट को क्रेडिट, कितना जी, इंक्रीज इन इन्वेंट्री, डेबिट और क्रेडिट 12.6, इंक्रीज इन पेबल, इंक्रीज मतलब क्रेडिट जी, अच्छा इसकी जगह 45 ऐसे ही लिख लें, माइनस और कितना, फिर जी इंक्रीज इन अकाउंट पेबल्स, क्रेडिट लाइबिलिटी क्रेडिट, तो दूसरा इंपैक्ट कैश को डेबिट कर दो 12.6 से, सवाल खत्म नहीं हो गया, बोलो कोई फाइनेंसिंग एक्टिविटी है जी, तो नेट कैश फ्लोज कितने आ गए, ये बस टोटल कर, कैलकुलेटर पे ऐसे ही करना है बस जी, समझ आइए बात, ऐसे करना है आप। मैं अंग्रेजी सारी लिख सकता था पर एमसीक्यू है भाई, कैश फ्लो के सवाल कितने किए हैं, सारा फॉर्मेट आपको अजबर है, टाइम नहीं ज़ाया करना है। और अगर लगे कि नहीं समझ आई तो फिर कोई बात नहीं, छोटी मोटी अंग्रेजी लिख लो, वर्किंग आपकी छोटी साइड पे कर लो। एमसीक्यू में वर्किंग करना मना नहीं है, लेकिन वर्किंग के मार्क्स कोई नहीं है। ये कोई नहीं है कि आपने यहाँ पर कोई एक नहीं लिया और आंसर जो है वो आपका सही नहीं आया तो वो कहेगा चलो यार काफ़ी सारे सही थे तो कुछ नंबर मिल जाए, कुछ नहीं। एमसीक्यू के आंसर पे ही नंबर होते हैं बस, तो इसलिए वर्किंग की कोई ज़रूरत है नहीं, अगर करनी पड़े मजबूरी में तो करो। ओके, आप 20 है जी, हाँ जी, इसको खुद ही करो और आंसर देखो, थक गया हूं मैं अब, खुद ही करो और आंसर देखो, और मसला है तो पूछो। भाइयों उलट चलना था, उसने कहा है कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस क्या है। देखो पीबीटी से स्टार्ट करते थे, एडजस्टमेंट्स और कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस, अभी भी तो बता के आ रहा हूँ, ठीक है जी, ये उसने मांग लिया। उसके बाद उसने, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हो गई ना, ऐसे रफ करना है वर्किंग के अंदर, टाइम नहीं ज़ाया करना। फाइनेंस इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आती थी उसके बाद, और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ आती थी। उसने कहा नेट कैश इनफ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। मैंने घर पे जब इस एमसीक्यू देखा था तो मैंने कैलकुलेटर पे किया था डायरेक्ट, बस आपने इतना बस कोशिश करनी, प्रैक्टिस हो जाए चीज़ों की, क्या है थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाएं, प्रैक्टिस करेंगे एमसीक्यू करते हुए तो हो जाएगा ये। चले खैर आपके लिए कर रहा हूँ मैं। नेट कैश इनफ्लो है, फाइनेंसिंग का इनफ्लो है, कितना इनफ्लो पॉजिटिव होगा, नेट है, नेट ठीक है ना, तो ये आंसर ही मैंने लिख दिया फाइनेंसिंग एक्टिविटी का। नेट कैश आउटफ्लो है, इंक्रीज इन कैश, ओहो यहाँ पे जो टोटल आएगा वो नहीं पता, लेकिन ऐड कुछ होता था और फिर पहुंचते थे आप क्लोजिंग पे। अब वो कहता है इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, का मतलब क्या है, 0 से बढ़ के 12 हुआ है, ऐसे ही है, 12 ही है ना, 24, एक तो ये बड़ा मिक्स हो रहा है, 24 ठीक है जी। तो ओपनिंग कितना है, ऐड करते थे ना ओपनिंग और आ जाता था क्लोजिंग, ओपनिंग कितना है 0, क्लोजिंग कितना है 24 पॉजिटिव। अब यहाँ से उलट चलना है, अगर ये 0 है तो ये भी 24। अब यूँ चल रहे हैं तो जो चीज़ें प्लस हैं वो माइनस करते जाना है, और जो चीज़ें रिवर्स चलते हैं, जो चीज़ें माइनस हो उन्हें प्लस करते जाना है, पहुँचना यहाँ पे। अब ये क्या, मैं दिमाग में अगर होता तो कैलकुलेटर पे आप सिर्फ नहीं लिखते 24, ये भी 24 ही हो गया ना, यहीं पे आंकड़े होते 24 माइनस 145 जमा 160, कोई और चीज़ तो नहीं है, कोई रह गया हो मुझे बता दो। ये 24 आ गया और इसको इग्नोर करना, ओ एक मिनट बना ही लेना चाहिए, अगर ऐसा कुछ हो जाए तो बना लिया करो। अच्छा
जी, एक स्टेप इससे भी ऊपर जाना था। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस वो चाह रहा है कि निकाल दो लेस इंटरेस्ट पेड टैक्स पे होता था, तो एक टैक्स पेड आ गया। इंटरेस्ट पेड भी है और टैक्स पेड भी है, बिल्कुल लेंगे जी इसको। जी इंटरेस्ट पेड टैक्स पेड कितना कितना है जी? 65 और 12, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन मार्क लगाने क्या जरूरत है? जब उसने यहां पर कहा है आ जाओ, तो यहां ब्रेक लगाने की जरूरत है? जान दो, गड्डी में जान दो। आप कैलकुलेटर के ऊपर पकड़ो, ये हो गए सारे, देख लो जरा, सारा कुछ हो गया। 145 हो गया, 60 हो गया, 24 हो गया, 65 हो गया, सब कुछ ही हो गया। अब इधर देखो कैलकुलेटर पे, 24 माइनस 145 जमा 160 जमा 12 जमा 65, है कोई ऑप्शन 116 वाला? वो तो सही है, फिर देखो जरा जाके। अब नहीं समझ आ रही तो कहो मैं अंग्रेजियां लिख देता हूं। ये वो फॉर्मेट है जो आपको कोई गहरी नींद से भी उठाकर यूं हिला करके फॉर्मेट बताओ, तो आप एकदम से बता दो। 1.5 मिनट में आप ये फॉर्मेट बनाते थे। तो पेपर में उस चीज का फायदा उठाना है आपने कि अब ये मुझे मजबूरन लिखना पड़ा, वरना तो अगर ये ऊपर वाले ना होते मैं फंस गया जरा। मैंने कहा चलो लिख ले, जहां फंस जाओ ऐसे रफ सी वर्किंग करो। इसके मार्क्स तो है नहीं, आप कैलकुलेटर पे करोगे तब भी उतने नंबर मिलने हैं, मजबूरी में करना पड़े तो ये करो। देखो एब्रीविएशन यूज हुए हैं, बस खुद को समझ आ रही है क्या है, किसी को समझाने की जरूरत भी नहीं, ठीक है। किसी को नहीं समझ आई 116 की तो बताओ। ये अच्छा एमसीक्यू था, मुश्किल था इसीलिए मैंने इसको आइडेंटिफाई किया था कि ये करना है। बाकी तो सारे ऐसे ही हैं, एक दो और हैं। अच्छा नहीं, वो रेशोस के अंदर है जी। 14 16 17 20 हो गया, 25 पे आओ। 25 क्या कहता है? अब ना सारे वो दूसरे वाले हैं, थोड़े से बीच में कोई कहा था शायद कैलकुलेशन वाला आ जाए, लेकिन ये असल में आपको सिखाना मकसूद था। कैश फ्लो का टॉपिक तैयार है तो एमसीक्यू भी तैयार ही है, सिर्फ थोड़ा सा सोचने का तरीका आपको सिखाना होता है कि यार वही है, वही कॉन्सेप्ट्स हैं, सारा उधर से बाहर कुछ नहीं जाना, ठीक है। बस एक दो थ्योरेटिकल जरा होते हैं, वो जो मैंने आपको कहा है वो पढ़ लेना, यूजफुलनेस वगैरह, वहां से एक आधा एमसीक्यू तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है जी। 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट ऑपरेटिंग एक्टिविटीज? इंटरेस्ट पेड, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कैश पेमेंट फॉर इनकम टैक्स और पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड ऑपरेटिंग एक्टिविटी नहीं है, फाइनेंसिंग है। कलेक्शंस फ्रॉम कस्टमर तो ऑपरेटिंग ही है। अच्छा, कैश पेमेंट टू ऑफ इनकम टैक्स ये क्या है? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग? नहीं ना हो सकता इन दोनों में से कोई, तो इसलिए ये ऑपरेटिंग नहीं है, ये ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग नहीं है। अब ये होता किस पे है? इनकम टैक्स लगता किस पे है? इनकम पे, यानी प्रॉफिट पे, और प्रॉफिट ऑपरेशन से निकल रहा है, इसलिए ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जाता था। अब आप कहोगे सर जाता तो ये भी नजर आ रहा है, हम इंटरेस्ट पेड को बिल्कुल रखते थे ऑप्शन के तौर पे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के नीचे एंड पे जाके माइनस, तो इससे तो डिविडेंड को भी कर सकते थे। फिर आपने पेमेंट ऑफ डिविडेंड को क्यों क्रॉस लगाया? अगर आप इंटरेस्ट को टिक करना चाहें, या तो दोनों को टिक करो या दोनों को क्रॉस करो। तो ऊपर लिखा हुआ है विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट, इंटरेस्ट पेड इज नॉट एन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट पेड होता था लोन के ऊपर जो आपने लिया होता था, तो इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी ही कहते हैं। लोन रेज करना और उस पर इंटरेस्ट देना, ऐसे ही कैपिटल रेज करना, लोगों से पैसे लेने, ओनर्स बनाना, ठीक है, और उनको डिविडेंड देना। वो तो डिविडेंड और इंटरेस्ट में ऑप्शन था, आगे 7 ने कहा हुआ था कि चाहो तो उसको ऑपरेशंस के कैश फ्लो के बाद नीचे लेस करके दिखा दो, चाहो तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ले आओ, पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी ये दोनों नहीं है। अब ये टेक्निकल थोड़ी सी बातें होती हैं, थोड़ी सी क्लिक कर जाए तो कर जाए, नहीं तो ना से। तो सी और बी इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या पूछा था उसने? सॉरी, विच ऑफ फॉलोइंग आर नॉट, तो ये हैं, ये नहीं है ठीक है जी, सॉरी ओके, वो ध्यान से देख लेना रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा नेक्स्ट 31, व्हाट इज 31? ये ज़्यादा इसी के एमसीक्यू ना, थोड़े से रेशोज के भी ज़्यादा हैं, बाकी तो मैंने ढूंढ के मिला ही कुछ नहीं। मैं वो अभी थोड़ी देर पहले आपको दिखा नहीं रहा था, वो IAS 2320 में से तो एक एमसीक्यू नहीं मिला, सारे कराए थे। IAS 40 के अंदर से एक ज़बरदस्ती ढूंढ के लाया हूँ, ताकि आपको ये हो पढ़ के इस चैप्टर को भी देखा है इसमें कुछ रहता तो नहीं है। यकीन करो उनमें कुछ बचा ही नहीं। मैंने कहा वो ज़माना ही और था ना जब एक लफ्ज़ पढ़ रहे होते थे। ये तो एंड पे चला है, तो हमने कहा चलो करते हैं अगला कर लो, करते हैं अगला करो, तो इस चक्कर में रह गए। अच्छा ही हो गया, इकट्ठा कर रहे हैं।
कौन सा है जी? जंप मारा और 31 पे आ गए। अगर कोई दरमियान वाले करना चाहे, मेरी तरफ से इजाज़त है, मैंने होमवर्क दिया था, किसी में मसला है तो पूछ भी सकते हैं, बाद में आ जाए तो आप जूम मीटिंग में पूछ सकते हैं, लेकिन मैं रिवीजन प्लान में थोड़े एमसीक्यूज रखूंगा, प्रॉबेबली यही रखूंगा, इसके अलावा कोई एक दो मुझे पसंद आ गए तो, क्योंकि रिपीट होती हैं चीज़ें, तो टाइम नहीं है इतना, आप एक तरह का एमसीक्यू 4 दफ़ा क्यों करना है भाई, एहतियातन एक दफ़ा, बल्कि एक दफ़ा मैंने करवा दी, शायद दोबारा करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको, अगर किसी में मसला नहीं आया तो ऐसे ही एमसीक्यू पर्चे के अंदर बन जाने हैं आपके, तो उसको आप कर लेंगे यहाँ से, ठीक है। तो रिवीजन प्लान के अंदर मैं एमसीक्यूज भी लिखता हूँ कि कौन कौन से करने हैं, वो कम ही होते हैं, बस वही कर लेना, मेहरबानी है आपकी। टॉपिक तैयार हो तो एमसीक्यू तैयार ही होता है, तसल्ली के लिए करवा रहा हूँ ये। अ कंपनी विद बड़े सेहतमंद प्रॉफिट्स इज फेसिंग, क्या है प्रॉफिट्स हैं और शॉर्टेज है, क्या ये मुमकिन है? क्योंकि पीएनएल बनता है एक्रूअल बेस पर। एक्रूअल बेस का मतलब क्या है? आपने सेल की उधार पे और सब कोई उधार पे करी जा रहे हैं, अन्य वाप उधार दे ही जा रहे हैं लोग, सेल क्रेडिट सेल करें तो आपके क्रेडिट अलाउ करें तो आपको आपकी सेल बढ़ती है ना, आप अन्य वाप सेल करी जा रहे हैं तो सेल बढ़ गई, क्रेडिट पे की है, कैश तो आया नहीं, प्रॉफिट्स तो बढ़ गए। अब प्रॉफिट तो हेल्दी है लेकिन कैश फ्लो के प्रॉब्लम्स आपको आ सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हो सकता है। तो ये क्या कहता है, क्या इवेंट इसकी वजह बन सकते हैं जी? डिलेइंग पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कैश फ्लो का प्रॉब्लम आ रहा है, कैश शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, प्रॉफिट्स के होते हुए कैश शॉर्टेज फेस कर रहे हैं, तो फिर क्या डिले करने की वजह से कर रहे हैं? नहीं, डिले तो करना पड़ जाएगी पेमेंट शायद आपको, लेकिन वो क्या कह रहा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स कुड अकाउंट फॉर दिस, किस वजह से ये हुआ होगा, इसको डिले करने की वजह से ये हुआ होगा? नहीं, इसको तो डिले बेचारे को अब करना पड़ेगा क्योंकि मसला आ रहा है। शॉर्टनिंग ऑफ क्रेडिट पीरियड ग्रांटेड टू, हाँ अगर आप क्रेडिट पीरियड नहीं शॉर्टनिंग कम कर रहे हैं, अब कम करते तो वो तो पैसे जल्दी देते, नहीं सॉरी, आई एम सॉरी, मैं ज़रा मैं बस क्रेडिट पीरियड देख के पागल हो गया, ध्यान से पढ़ने, मैं भी थक गया हूँ, थोड़ा सा ब्रेक करते हैं अब। रीसेंट एक्विजिशन ऑफ मशीनरी, अच्छा ये कैश शॉर्टेज की वजह हो सकती है। इंक्रीज इन डिविडेंड प्रपोज बाय, नहीं मेरे ख्याल में तो यही एक मुनासिब लग रहा है कि आपके पास प्रॉफिट्स भी ठीक हैं और कोई ऑब्वियस वजह भी नहीं है। क्रेडिट, अगर क्रेडिट सेल्स कहता तो मैं वो लिख लेता, वो नहीं है, तो फिर और वजह क्या हो सकती है? प्रॉफिट्स होने के बावजूद कैश शॉर्टेज क्यों आ गई? शायद नई फैक्ट्री लगा लिया आपने तो कैश जितना था आपने यूज़ कर लिया। ठीक है जी, ठीक है जी, उनका फ़ोन आपने सुन लिया है? इकट्ठा सुनना था आप लोगों ने फ़ोन? अच्छा, अगला एमसीक्यू दसो, बत्ती भी है और नो, व्हाट इज द इमीजिएट, ये मैं सिर्फ लफ्ज इमीजिएट के लिए आपको एमसीक्यू करवा रहा हूं, वरना आपको मसला कोई नहीं था। ये लफ्ज इमीजिएट है ना, इसने आपको धोखा देना था। क्या कहता है? व्हाट इज द इमीजिएट इफेक्ट ऑफ मेकिंग अ कैपिटल रीपेमेंट ऑन अ लोन ऑन कैश फ्लो एंड प्रॉफिट्स। अब लोन की रीपेमेंट से कैश आउटफ्लो होता है, कैश ने कम होना है या ज्यादा होना है? कम होना। प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? जाहिर है लोन कम होगा तो इंटरेस्ट कम होगा, इंटरेस्ट कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, है ना। बस यही समझाना था कि इमीडिएट का लफ्ज ना होता तो आपकी बात ठीक होती। इमीडिएट का मतलब क्या है? अभी देते ही लोन रीपे करते ही इमीडिएट इफेक्ट क्या पड़ेगा? कैपिटल रीपेमेंट, कैपिटल कहते हैं जो प्रिंसिपल अमाउंट लोन की रीपे की, तो लोन रीपे करते ही फौरन क्या असर पड़ेगा? कैश फ्लो पर जी, कैश फ्लो आउटफ्लो होगा। और प्रॉफिट पर भाई इमीडिएट कोई असर नहीं है, हाँ फिर अब साल गुजरेगा उसके बाद फिर इंटरेस्ट जो आएगा वो पिछले साल की निस्बत कम होगा, इमीडिएट इफेक्ट तो ये नहीं आएगा। तो धोखा खाएंगे आप इस लफ्ज इमीडिएट से। तो प्रॉफिट पे कोई असर नहीं, कैश डिक्रीज, प्रॉफिट इंक्रीज, हाँ ये धोखे वाला था ना। नहीं भाई ये इमीडिएट नहीं, इमीडिएट प्रॉफिट डिक्रीज ये तो तुक्की नहीं ना बनती यार। प्रॉफिट डिक्रीज, कैश पे असर ही कोई, सुभान अल्लाह इज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द नेक्स्ट वन? थर्ड, यार नाल ही पे ने लेकिन छोटे छोटे हैं, कैलकुलेशन सिखा दी है। क्या हुआ? मिक्स हो गए, 26 हो गए, 326 हो गए, कोई बात नहीं, अभी तो बड़े 26 आएंगे, 426 आएगा, 526, 626, 726, 826 और अगर जरूरत पड़ी तो 926, क्योंकि आप लोगों ने कहा हम कर के जाएंगे यार। वैसे मेरी अभी भी मान लो, मगरिब तक आज पढ़ लो,
सवेरे सवेरे आ जाना, 6:30 बजे आ जाना, मैं 8:30 बजे तक फ्री कर दूँ। नहीं अच्छा चलो ठीक, मुझे कोई मसला नहीं, मैं तो खुश। रिकॉर्डिंग तो अभी भी जा रही हैं, जिसने जाना होने ही जाए बेशक, मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप लोग राजी पर आजाद जाएं कि जी करवा दें, तो मैं करवा के जाऊंगा इंशाल्लाह। रिलैक्स होके कर रहे हैं ना असल में, सुकून से, जल्दी नहीं करनी। बोलो भाई। और डेबिट बैलेंस रिटेन्ड अर्निंग्स अकाउंट में आ जाए तो इसका मतलब होता है कि प्रॉफिट जितने अर्न किए थे उससे ज्यादा डिविडेंड दे दिया। पागल हो? ऐसे कौन करता है कि जो चीज पड़ी ना हो उससे ज्यादा बांट दें? नहीं, ऐसा नहीं है। रिडीम सम ऑफ इट्स शेयर कैपिटल। अच्छा, रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल जो है ना, बाय बैक, ये अब सिलेबस में नहीं है। बहरहाल रिडीम करने से नहीं, नेगेटिव नहीं होती, जीरो हो सकती है, मैक्सिमम जीरो हो सकती है। रिटेन्ड अर्निंग डिविडेंड बांटने से मैक्सिमम जीरो हो सकती है। रिटेन्ड अर्निंग रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल से जीरो हो सकती है। अब रिडेम्पशन ऑफ शेयर कैपिटल क्या आपका सिलेबस में नहीं है, छोड़ो, इसलिए वो नहीं आएगा। पुरानी बात है, एमसीक्यू पढ़ा है। बोनस शेयर्स इशू कर दें, रिटेन्ड अर्निंग्स डेबिट होती हैं, लेकिन इतनी क्या माइनस कैसे हो सकती हैं? मैक्सिमम इसमें भी क्या हो सकती हैं? जीरो हो सकती हैं। एक ही वजह है, लॉसेस आते गए यहां तक के प्रॉफिट्स की बजाय, क्रेडिट बैलेंसेस की बजाय वो डेबिट पढ़ के उसने डेबिट्स बढ़ा दिए और अब वो डेबिट बैलेंस नजर आ रहा है। तो ये वाहिद वजह है अक्यूमुलेटिव रिडक्शन के अंदर डेबिट बैलेंस नजर आने की। कौन सा है? सी। उत्ते टिक लाता है, जिथे लाने उत्ते नहीं लाया। अगला कौन सा है भाई? यार नाल ही पे अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉज नेगेटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अच्छा वाला मार देने, डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। हाँ नहीं, चेक कर लो पीबीटी के अंदर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या होता है। अच्छा, मिसाल के तौर पे ये पहले 10 है, अगर इसको कम करेंगे तो एड ऑन फिगर कम हो रही है, तो ये नेगेटिव नेट कैश फ्लो की तरफ जा सकता है। कम कर सकता है, नेगेटिव तो नहीं होने लगा। चलो खैर, आगे देखने को अच्छा शायद मिल जाए। सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन फिक्स्ड एसेट्स, ये लग रहा है आउटफ्लो होता है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का होता है। होश करो, और कुछ होश करो, इन्वेस्टिंग में होता है नहीं। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन, लेकिन इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स है ना, तो क्रेडिट सेल्स बढ़ रही हैं तो डेटर बढ़ रहे हैं, डेटर बढ़े तो डेटर डेबिट कैश, तो ये भी लग रहा है। 2 पे क्वेश्चन मार्क लग गया है। रीपेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, नहीं ये तो फाइनेंसिंग है। अब 2 रह गए जी, मैच 2 के अंदर है, ठीक है। अब सेमीफाइनल हो गया, अब फाइनल में 2 टीमें आ गई हैं। पहली टीम है, वो कहता है नेगेटिव नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैसे आ सकता है? डिक्रीज इन डेप्रिसिएशन की वजह से? नहीं। सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन क्रेडिट सेल्स कैसे? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि क्रेडिट सेल्स ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, सेल्स ने प्रॉफिट को बढ़ा दिया, उधर से डेटर्स भी बढ़ गए। अब हमने ओपनिंग से क्लोजिंग का चेंज लेना होता है, तो डेटर्स का चेंज जब लेंगे तो ये बढ़ रहे होंगे। बोलो, ये लेट से 5 थे, ये 15 हो गए, सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया। तो ये जो इंक्रीज आया है इसको हम कहते थे एसेट डेटर डेबिट और कैश, तो ये कैश फ्लो में नेगेटिव नजर आएगा। तो ये एक वजह मुझे तो लग रही है, बाकी देख लो सोल्यूशन में कोई ऊपर वाली है तो उसकी भी फिर मैं को कहानी बना लेता हूँ। यही है। चलें जी, अच्छा जी, और कौन सा जी अगला? सीधी बात है भाई, मैं अब क्या आखिरी नाम से कुछ गोलियां पहले करा ली जो करानी थी। ये मैंने सारे इसलिए लिख दिए थे कि ये एमसीक्यूज जो थे वो पास पेपर के थे, और कोई वजह नहीं थी। शुरू करो, बस ये कर लो, खत्म, फिर छुट्टी, फिर मतलब ब्रेक। In order to survive in long run, business must generate positive net cash flows from operating activities. अगर लॉन्ग टर्म में चलना है ना, तो लोगों से मांगे तांगे पर गुजारा नहीं करना और लगाई नहीं जाने, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज अच्छी करो, ऑपरेशंस से प्रॉफिट्स कमाओ, ज़्यादा से ज़्यादा कैश फ्लो जनरेट करो लॉन्ग टाइम सर्वाइवल के लिए। ये तो नहीं कि आप हर वक्त ही बस ओनर से पैसा मंगवाई जा रहे हो, बिजनेस चलाई जा रहे हो, और ओनर से पैसा मंगवाया और फिर इन्वेस्ट कर दिया, फिर उधर से भी कुछ नहीं कर रहे हो। भाई ऑपरेशंस को बेहतर करो, ऑपरेशंस के कैश फ्लोज को बेहतर करो अगर लॉन्ग टर्म आप चलना चाहते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी प्रेजेंटेड इन बोथ? इनकम स्टेटमेंट में और कैश फ्लो दोनों में, इनमें से कौन सी चीज़ आती है? परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट। कैश फ्लो में तो ये आएगा इनफ्लो, सॉरी आउटफ्लो के तौर पे। इनकम स्टेटमेंट में कहाँ आता है? इनकम स्टेटमेंट में तो कभी भी आपका एसेट खरीदना नहीं आया, गेन या लॉस उसका आता है ना।
इनकम स्टेटमेंट में नहीं आता ना, क्या आता है? हाँ, अच्छा नेक्स्ट, रीपेमेंट ऑफ लोन, ये आपके कैश फ्लो में तो आता है, इनकम स्टेटमेंट में भी आता है। लोन डेबिट होता है, लायबिलिटी कम होती है, इनकम स्टेटमेंट में तो नहीं आता। उसने क्या लिखा है ऊपर? स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का मतलब होता है इनकम स्टेटमेंट। मैंने कहा बता दूं। इश्यूएंस ऑफ शेयर्स, कैश फ्लो में तो शेयर्स इशू हो तो कैश इनफ्लो आता है, इनकम स्टेटमेंट में भी आता है। डेप्रीसिएशन कैश फ्लो में ऐड बैक होता है और पीएनएल के अंदर एक्सपेंस नजर आता है, तो ये दोनों तरफ आता है। देखो आईकेएफ के एमसीक्यूज। अल्फा लिमिटेड मेड अ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसको जरा करना अभी ब्रेक के अंदर। हाँ, इस जैसा ऊपर करा के आया हूं, अभी ब्रेक में 10 मिनट की ब्रेक होगी, इसमें करके देख लेना, कोई मसला नहीं है तो मुझसे पूछ लेना वरना जी। मैं तो ऐसे ही एमसीक्यू करा रहा हूँ आजकल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो इज यूजफुल इन असेसिंग एबिलिटी ऑफ द एंटिटी टू जनरेट कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, सही कह रहा है। हिस्टोरिकल कैश फ्लो आर ऑफन फेयरली, अब ये आपको कैसे पता लगेगा? वो जो आपको कहा है ना, एक बार पढ़ लेना, जिंदगी में कभी एक बार पढ़ लेना, वो जो आज कह के आए हूँ यूजफुलनेस, उसके अंदर ये बातें लिखी हुई हैं कि जो हिस्टोरिकल बेसिस के ऊपर कैश फ्लो बनाइए ना, जो साल गुजर गया है, अब जो साल गुजर गया उस बेसिस पे जो कैश फ्लोज हैं उसको बेस बनाकर प्रोजेक्शन हो सकती है, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं। उसी को देख कर ही तो प्रोजेक्शन करनी है कि अगर इस साल में इन्होंने क्या नजर आ रहा होता है, अच्छा फिक्स एसेट्स खरीदे हैं, वाह जी वाह, ऑपरेशंस बड़े बेहतर हैं, लोन रीपे कर रहे हैं, तो ये चीजें देखकर आप फ्यूचर के कैश फ्लोज को, लोन बहुत ज्यादा ले लिया, बहुत ज्यादा फिक्स एसेट बेच दिए हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? फ्यूचर में से एसेट खरीदने पड़ रहे होंगे, लोन रीपे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट जाएगा, तो ये क्या हो रहा है? आप कैश फ्लो को देखकर आप फ्यूचर को ही तो प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो हिस्टोरिकल कैश फ्लो आर ऑफन अ फेयरली रिलायबल इंडिकेटर ऑफ अमाउंट, टाइमिंग एंड सर्टेनिटी ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो, दिस इज राइट। लेकिन यूजफुलनेस पढ़ोगे तो ये पॉइंट आपका, तो देखो एक एमसीक्यू आ गया, यूजफुलनेस ना पढ़ के जाना, आपका भी एक एमसीक्यू आया होगा, ना पढ़ के जाना। बोथ आर करेक्ट, चेक कर लो, वैसे मेरे हिसाब से तो बहुत करेक्ट है, आपके सोल्यूशन के हिसाब से बहुत करेक्ट हैं। लो जी, आखिरी एमसीक्यू कैश फ्लो का, उसके बाद हम जा रहे हैं ईपीएस पे ब्रेक के बाद। विच टू ऑफ द फॉलोइंग मे अपीयर इन, दोनों में से कौन? विच टू ऑफ द फॉलोइंग मे अपीयर? मे इंक्रीज इन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, इट मे अपीयर, इट मस्ट अपीयर, इसके अलावा कैश फ्लो में कहीं नहीं जा सकता। इंटरेस्ट रिसीव, इट मे अपीयर हेयर एंड देयर, ऑपरेटिंग में भी और फाइनेंसिंग में भी। डिविडेंड पेड, इट मे अपीयर हेयर एंड देयर, मे वाला तो यही है। सेल प्रोसीड, नो, इट मस्ट अपीयर इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नो अदर प्लेस। तो विच टू ऑफ द फॉलोइंग मे वाले तो ये ही हैं, बी एंड सी। ये रिपीट टेलीकास्ट हो गया था इसलिए मैंने इसको काट दिया है, और ये रिपीट टेलीकास्ट कौन सा हुआ है? जो अभी आपको मैंने होमवर्क दिया है, जल्दी जल्दी कर लो ब्रेक में, ठीक है जी। इस पार्ट को क्लोज करिएगा।